नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी तैयार होंगे। तानिया शर्मा कह रही हैं सर जय शनिदेव। जय शनिदेव, परंतु आज सोमवार है। ठीक है, तो क्लास को हम लाइव कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वी आर स्टार्टिंग द क्लास। आयुष शर्मा, देवेंद्र प्रताप और महक कुमारी हैं, अनिल कुमार यादव है, रीशु हैं, अक्षता, आकांक्ष, स्नेहा और भी काफ़ी सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करें क्लास को। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। रजत, शिवमुखन, छवि, कैसे हो आप सब? ठीक चल रहा है सभी? बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। राहुल कुमार जी, आप हेडिंग डाल दीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसके बारे में आपको समझना होगा। इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पंचायती राज टॉपिक है हमारा। इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पंचायती राज, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पंचायती राज, कमिटीज ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ पंचायती राज। जो पंचायती राज की इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। पंचायती राज की जो प्रमुख समितियां हैं हम उनकी बात करेंगे। पंचायती राज की प्रमुख समितियां, पंचायती राज की प्रमुख समितियां यहां से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, चलिए। हेडिंग डाल लीजिए। पहली समिति आपको देखने को मिलती है 1957। पहली समिति हेमराज भाई आपको कहां देखने को मिलती है? 1957 में। 1957 में पहली समिति बनती है। इसको बोला जाता है बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति। मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी आपको देखने को मिल जाती है। बलवंत राय मेहता कमेटी आपको देखने को मिल जाती है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात करते हैं। कमेटी का नाम बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, मेहता। तो जो बलवंत राय मेहता समिति आपको देखने को मिलती है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं कि सर जी पंचायती राज का इसका उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज। ठीक है राहुल भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, उद्देश्य इसका क्या है। सर जी उद्देश्य इसका बहुत क्लीन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। एक उद्देश्य को कहा जाता है, एक उद्देश्य को कहा जाता है पंचायती राज विकास, पंचायती राज विकास, पंचायती राज विकास, राज विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज, डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज। तो डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज आपको देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको पता लगता है कि सर इसी के द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण पर, विकेंद्रीकरण पर, केंद्रीकरण पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया, विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। तो यहां स्ट्रेस किस पर दिया गया? स्ट्रेस किस पर दिया गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज फोकस्ड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज फोकस्ड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज फोकस्ड। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसमें फोकस की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसमें फोकस की जाती है। सर जी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? सत्ता को अलग अलग स्तरों पर विभाजित कर देना। ठीक है, चलिए, अलग अलग सत्ता को विभाजित कर देना। यार ये शर्ट मेरी सबसे पुरानी शर्ट है, ठीक है, तो जब भी मैं इसको पहनता हूं तो अलग अलग कमेंट आ रहे होते हैं, फिर क्लास में वही कमेंट आ रहा है। ये शर्ट इतनी पुरानी लग रही होती है क्या?
भाई मेरे पास ऐसे ही है, मतलब मैं ऐसे कुछ भी पहन लेता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है जो भी है बस। अच्छा, इसके थ्रू क्या रिपोर्ट में क्या कहा गया? यार देखो, इसके जो हेड है वो बलवंत राय मेहता भाई है। इसके हेड कौन है? बलवंत राय मेहता भाई इसके हेड है। पॉइंट यहां पे आता है कि इनकी रिपोर्ट क्या थी, इन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, इनकी रिपोर्ट में क्या लिखा आया, इनकी रिपोर्ट अर्थात इनके प्रतिवेदन में क्या था। रिपोर्ट का मतलब ही प्रतिवेदन होता है। तो प्रतिवेदन में कहा गया, प्रतिवेदन में क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन में सर जी, प्रतिवेदन में यह कहा जाता है कि सत्ता तीन स्तरीय होगी, त्रिस्तरीय ढांचा, थ्री टीयर मॉडल इसमें दिया गया था। थ्री टीयर मॉडल इसमें दिया गया, थ्री टीयर मॉडल इसमें दिया गया, थ्री टीयर मॉडल। अब ये थ्री टीयर मॉडल किस तरीके से काम करता है, काइंडली मेक श्योर आप इसको याद रखें, काइंडली मेक श्योर आप इसको याद रखें। थ्री टीयर मॉडल क्या था? तो ये था आपका थ्री टीयर मॉडल। सबसे ऊंचे स्तर पर एक राज्य में क्या होगा? जिला, एक जिला होगा, और जिले के ऊपर जो होगा जिला प्रमुख होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर मंडल, मंडल अर्थात ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लॉक के बाद आपको देखने को मिल जाएगा विलेजेस, आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे विलेजेस, यानी कि गांव आपको देखने को मिल जाएंगे काफी सारे गांव। तो ये तीन लेवल होंगे। अब जो जिले पे होगा उसको जिला पंचायत बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे जिला पंचायत, जिला पंचायत इसको बोला जाएगा, पंचायत इसको बोला जाएगा। जो मंडल पे होगा उसको मंडल परिषद बोलेंगे। मंडल को कई बार सॉरी दैट इज नॉट मंडल, दैट इज ब्लॉक, मंडल जोन को बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे ब्लॉक, ब्लॉक इसको बोला जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि जो ब्लॉक बेसिस पर होगा इसको जिला पंचायत आप बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत आप बोलेंगे। जो आपको ब्लॉक पर देखने को मिलेगा उसको ब्लॉक काउंसिल बोलेंगे, ब्लॉक परिषद बोलेंगे, काउंसिल, काउंसिल का मतलब हो गया परिषद, ब्लॉक परिषद आप इसको बोलेंगे, ब्लॉक परिषद आप इसको बोलेंगे। और जो गांव के लेवल पर होता है उसको ग्राम पंचायत आप बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आप इसको यहां पर बोल देंगे, ग्राम पंचायत आप इसको बोल देंगे। तो ये एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको यहां देखने को मिल जाएगा, याद रखिए। ओके, चलिए, ग्राम पंचायत आपको देखने को मिल जाएगा। थ्री टीयर मॉडल को हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिस्तरीय ढांचा, इसको बोलेंगे त्रिस्तरीय ढांचा, स्तरीय ढांचा, त्रिस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिल जाएगा। तो जी मेरे पापा जिला पंचायत में है, तो वो जिला पंचायत प्रमुख है, जिला पंचायत के अंतर्गत है, जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छी होती है भाई, जिला पंचायत सदस्य भी ठीक ठाक मजबूत होते हैं। हाँ, सहायक, अच्छा सहायक निरीक्षक हैं, ओके। विजय माल्या के पॉडकास्ट ने पब्लिक माइंडसेट को कैसे इंपैक्ट किया? सर बेसिकली यार हमारे इंडिया के अंदर जो लोग आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, यार उनका ना एक अलग अलग नरेशन होता है। हम किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म में नहीं सोच रहे होते, हम बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ उसको देखते हैं। सरपंच साहब थैंक यू। हाँ सर, सरपंच साहब लोग आपको कहते हैं, हाँ भाई कहते तो हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये आपने देख लिया होगा। अगली समिति आपकी क्रिएट होती है 1957 के बाद, ठीक 20 साल यानी 1977 के बाद। तो 1977 में अगली कमेटी फॉर्म होगी, तो लिख लीजिए नेक्स्ट कमेटी 1977। ठीक है बच्चे, मैं इस पे बात कर लेता हूं हेमराज, पहले इस पे आप लिख लीजिए 1977 अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी, मेहता समिति आपको देखने को मिल जाएगी, अशोक मेहता समिति आपको देखने को मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। अब हम अशोक मेहता कमेटी की बात करते हैं जो 1977 में देखने को मिलती है, ठीक है।
चलिए, आप अपने गांव के प्रधान हो? भाई मैं प्रधान नहीं हूं, बिल्कुल भी। लोग बस कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे मतलब स्टूडेंट्स ही कहते हैं, मुझे गांव में ऐसे कोई नहीं कहता है, स्टूडेंट्स कहते हैं, उनको लगता है कि मैं टीचर्स में प्रधान हूँ। थैंक यू, बस दिल से आभार। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए, अशोक मेहता समिति में क्या कहा गया सर? द्विस्तरीय ढांचे की बात की गई यहाँ, द्विस्तरीय ढांचे की बात की गई, स्तरीय ढांचा प्रसारित किया गया यहाँ, इसको बोला गया टू टीयर मॉडल। टू टीयर मॉडल की बात की गई, टू टीयर मॉडल की बात की गई। अब द्विस्तरीय ढांचे की हम बात करते हैं, टू टीयर मॉडल की हम बात करते हैं, बताइए। तो टू टीयर मॉडल किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है सर, अशोक मेहता समिति में आपको देखने को मिल जाएगा टू टीयर मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव वही था, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? समिति का ऑब्जेक्टिव वही था, पंचायती राज विकास, पंचायती राज विकास, पंचायती राज विकास, पंचायती राज विकास आपको देखने को मिल जाएगा, पंचायती राज विकास आपको देखने को मिल जाएगा, पंचायती राज डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, पंचायती राज डेवलपमेंट। फिर इन कमेटी के नाम कहां से आए? अरे इस आदमी को हेड बनाया गया, अशोक मेहता को, तो कमेटी का हेड हो गए। अब दो इसके अंदर टीयर कौन कौन से थे? एक था मंडल और एक था जिला। कहा कि टॉप मोस्ट लेवल पे तो होना चाहिए मंडल यानी कि जोन, मंडल यानी कि जोन होना चाहिए, और लोअर लेवल पे होना चाहिए जिला। जिले से छोटा बनाने की जरूरत नहीं है। दरअसल डिस्ट्रिक्ट के होने पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो जाएगी, और यहां पे आपकी जोन पंचायत हो जाएगी, जोन पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये यहां पर कहा गया। बट पॉइंट पता है क्या है? ठीक है, चलिए, पॉइंट पता है क्या है? पॉइंट बहुत क्लियर है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट, मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके बारे में समझिए। मंडल और डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में समझिए, कृपया करके इसके बारे में हम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी हम देखते हैं क्या है इसका पॉइंटर। सर पॉइंटर वाज वेरी क्लियर कि इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यार ये मंडल होना, जिला होना, ये बहुत ज्यादा बीच में गैप पड़ जाता है, इसलिए इसको माना नहीं गया। ठीक है, चलिए, तो माना कब गया इसको, या कहां माना गया? वर्तमान में असम और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में है, वर्तमान में केवल करंटली ओनली इन, करंटली ओनली इन असम, करंटली ओनली इन असम, वर्तमान में केवल असम और कुछ अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में है, अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में है, उत्तर पूर्वी राज्यों में है, अदर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, बट नॉट इन नागालैंड। नागालैंड में पंचायत है ही नहीं, आप लिख लेंगे, नागालैंड में पंचायत ही नहीं है, नो पंचायत इन नागालैंड, नो पंचायत सिस्टम इन नागालैंड, नो पंचायत सिस्टम इन नागालैंड, इन नागालैंड, नागालैंड में कोई भी पंचायत सिस्टम आपको देखने को ही नहीं मिलता, नागालैंड में कोई भी पंचायत सिस्टम आपको देखने को ही नहीं मिलता, तो उसके बारे में भी आप याद रखेंगे। सर वेस्ट बंगाल में भी है, बच्चे वेस्ट बंगाल में ये नहीं है, वेस्ट बंगाल में 4 टीयर सिस्टम है, सत्तू भाई, वेस्ट बंगाल में 4 टीयर सिस्टम है। स्कूल के बारे में एक बच्चे का पूछना है, सर 5,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या ये सही है गलत है? दरअसल ये स्टेप सही है, सही किस कारण से है वो समझ लीजिए। भाई हो क्या रहा है, अभी स्कूल के अंदर बच्चे पहुंच रहे हैं 2 या 3, वहां पे टीचर जा रहे हैं 10 या 12, या टीचर जा रहे हैं 5 या 6, जितने टीचर हैं इतने ही स्टूडेंट वहां पहुंच रहे हैं, और उन स्कूलों के ऊपर सरकार का बराबर खर्चा हो रहा है। तो सरकार अपने खर्चों को कम करने के लिए ऐसा कर रही है कि 3 किलोमीटर तक कोई भी इंटर कॉलेज नहीं होगा, और 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 1 किलोमीटर में 2 आपके प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल नहीं होंगे, और 3 किलोमीटर के दायरे में आपका कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा, कोई भी ऐसे 2 स्कूल नहीं होंगे जो 12th तक के हों, इसलिए तो बच्चे ज्यादा नहीं है इस वजह से। नो पार्लियामेंट पंचायत सिस्टम, नागालैंड में कोई पंचायत सिस्टम ही नहीं है, ऐसा है, पंचायत चुनाव नहीं होती, कुछ भी नहीं होता वहां पे, पंचायत ही नहीं है ना वहां पे। जैसे नोट हो जाए तुरंत बता दीजिएगा।
ठीक है, बताइए। सर नोट हो गया। इसके बाद अगली समिति आपको देखने को मिलती है जी वी के राव समिति 1985। सर जी वी के राव समिति आपको देखने को मिलती है जो 1985 में है। 1985 में आपको देखने को मिलती है जी वी के राव समिति, जी वी के राव समिति कमेटी। आप लिख लेंगे जी वी के राव कमेटी, जी वी के राव राव समिति आपको देखने को मिलती है। जी वी के राव समिति आपको देखने को मिलती है। सर हनुमंत राव भी तो आई थी 1983 में, बट हनुमंत राव इतनी फेमस नहीं हुई थी ना बच्चे, क्या आदित्य। सैटरडे को यार मैं ट्राई तो किया था, लेकिन घर वालों के साथ कहीं जाना पड़ गया था। 1985 में आप देख लीजिए क्या आपको देखने को मिलता है। जी वी के राव समिति क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए जी वी के राव समिति के बारे में थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बात करेंगे कि जी वी के राव समिति क्या है। डालिए हेडिंग और समझिए। सर जी वी के राव समिति के द्वारा बताया गया 4 स्तरीय ढांचे की बात की गई, 4 स्तरीय ढांचे की बात की गई, ढांचे की बात की गई, ढांचा। तो इसको क्या कहते हैं सर? 4 टीयर सिस्टम इसको कहेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको? 4 टीयर सिस्टम इसको कहेंगे, 4 टीयर सिस्टम इसको कहेंगे, 4 टीयर सिस्टम आप इसको कहेंगे, 4 टीयर सिस्टम। अब 4 टीयर सिस्टम आपको कैसे देखने को मिलता है? 4 टीयर सिस्टम इसमें कहा गया कि भाई मंडल भी होना चाहिए, मंडल, देन जिला, देन ब्लॉक, देन गांव, ब्लॉक और गांव, इसमें चारों ही होने चाहिए, इसने ये कहा। तो इससे ना बहुत ज्यादा अगर ऐसा होगा तो यार बहुत दिक्कत होगी। छोटी छोटी बातों पर अगर समितियां बनाई जाएंगी तो मैटर लगेगा। मंडल यानी जोन, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज, ब्लॉक एंड विलेज, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंटर यहां पे यही हमें पता लगता है कि सर यहां पर आपके 4 स्तरीय ढांचे की बात की गई है। जी वी के राव समिति के अंदर 4 स्तरीय ढांचों की बात की गई है, जिसको अगर हम ध्यानपूर्वक समझेंगे तो हमें पता लगता है कि सर जी वी के राव समिति ये सिस्टम केवल और केवल यह है, आज भी वेस्ट बंगाल में लागू है। यह है वेस्ट बंगाल में लागू है, वेस्ट बंगाल में लागू है, ये वेस्ट बंगाल में लागू है। पश्चिम बंगाल में केवल यही लागू है, नोट कर लीजिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएगा, एक सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार टॉपिक पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए थोड़ा, कौन सा है? बात कर लेते हैं यार बिहार के ऊपर, जल्दी है ना, बात करेंगे। यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो एक कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सर सिलेबस पूरा होने पर प्रैक्टिस होगी कि नहीं? जरूर होगी भाई जी, यूट्यूब से आप कर सकते हैं जब चाहें। हेलो किदा यार, और की चलता पाया नितिन? आगे बढ़िए आप। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग, पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग। तो आप ऐसे लिखेंगे पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग आपको यहां से देखने को मिली है। पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग, संवैधानिक करने की मांग, संवैधानिक करने की मांग, संवैधानिक करने की मांग, की मांग। भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दीजिए, उसकी मांग कहां पे शुरू हुई है? ठीक है, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। डिमांड, डिमांड टू मेक, डिमांड टू मेक पंचायती राज
पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल करने की जो मांग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए सर जी। सर अगर मैं बात करता हूं कि पंचायती राज को संवैधानिक करने की मांग के लिए पहली समिति आपको कौन सी देखने को मिलती है? 1986 में आपको देखने को मिलती है एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी समिति, सिंघवी कमेटी आपको देखने को मिलती है। आप लिख लीजिएगा। सर वेस्ट बंगाल में जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां उस तरीके की आवश्यकताएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यार एल एम सिंघवी आपको देखने को मिल जाता है, एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी आपको देखने को मिल जाता है। एल एम सिंघवी वॉज द फ्रेंड ऑफ राजीव गांधी, सिंघवी, और राजीव गांधी के भाई थे। ठीक है, चलिए राजीव गांधी के भाई थे, एल एम सिंघवी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पता लगता है एल एम सिंघवी जी के बारे में यहीं से। अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। इनकी डिमांड बहुत क्लियर थी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा। इन्होंने मांग करी कि भाई जी पंचायती राज को आप संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। अब बात यही आती है कि इस समिति का फॉर्मेशन किसने किया था? इस समिति का फॉर्मेशन जो किया जाता है वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, जो उस समय आपको भारत के पीएम देखने को मिल रहे थे। तो पूछा जाता है गठन किसके द्वारा किया गया? इस समिति का गठन, समिति का गठन किसने किया? समिति का गठन किसने किया? जो समिति यहां पर बनी उसका गठन किसने किया? तो आपसे जब जब पूछा जाएगा आप बताएंगे समिति का गठन किसने किया? राजीव गांधी। राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया, जो उस समय भारत के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। क्या ये सफल रही? नहीं सर, ये समिति फेल हो गई। दिस कमेटी फेल्ड, ये समिति फेल्ड हो गई, फेल्ड हो गई कमेटी, फेल्ड, असफल रही, असफल रही, फेल हो गई, कतई, कतई फेल हो गई ये समिति। तो अगली समिति कब फॉर्म की जाती है सर? ठीक 2 साल के बाद 1988 पी के थुगन कमेटी। डिमांड सेम लेकिन वो सक्सेसफुल रही है। अगली समिति कौन सी है? 1988 में अगली समिति बनाई जाती है, पी के थुगन समिति, पी के थुगन समिति। पी के थुगन कमेटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो पी के थुगन समिति के बारे में याद रखना, बहुत फेमस हो जाएगी क्योंकि ये सक्सेसफुल रही है। ठीक है, पी के थुगन समिति, थुगन समिति आपको देखने को मिल जाएगी, पी के थुगन। तो ये समिति कैसी रही है सर? ये समिति सफल रही है, सफल यानी सक्सेसफुल रही है। ये समिति सफल रही है, सक्सेसफुल रही है। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ इसकी वजह से? सर इसकी वजह से संवैधानिक दर्जा मिला। अब वो संवैधानिक दर्जा क्या है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। सर मैं एक दिन आपकी तरह ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूं, मुझे इंतजार रहेगा कि आप मेरी तरह पढ़ाएं, और मैं इस बात के लिए दुआ भी करूंगा और आशा भी करूंगा कि आप जरूर और जल्दी पढ़ाएं। काफी बच्चे हैं ऐसे जो अपने यहाँ एरिया में पढ़ाते हैं, तो पढ़ते हैं वो क्लास में से। एक बच्चे का एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अनुज नाम का एक लड़का है, तो वो पढ़ाता है, तो मुझे बड़ा बढ़िया लगता है यार, बहुत सही लगता है जब इसे पढ़ाते होते हैं। यस, तू ही दसो, असी तो चाहेंगे तू ही दसो की करदा पाया, हले सिलेबस नहीं किता? तो आदि भाई आपके लिए गुड लक, आप जल्दी ही पढ़ाएं। मेरे से जो बन पाएगा मैं आपके लिए ज़रूर करना चाहूँगा। आगे हम बात करते हैं बाबू। इसके बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला है हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए जी, हेडिंग डाल दीजिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। क्या हेडिंग डालेंगे आप? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा।
एक बच्चा कह रहा है कि आपको पंजाबी बोलनी आती है, मुझे लिखनी भी आती है लल्ला। हेडिंग आगे बनाइए। देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज को जो देखने को मिलेगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73rd संशोधन द्वारा, 73rd संशोधन द्वारा, ध्यान 1992 द्वारा, 1992 द्वारा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा यहां पर मिला है। लिखिए उसी तरीके से संवैधानिक दर्जा, दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। जो ग्राम पंचायत है ना, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसको क्या मिलता है? वो संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी संविधान में जगह दी गई। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जैसे मिला है तो पूछा ये जाएगा कि भाई जी ये बताइए कि किस डेट को ये लागू हुआ। तो लागू होने की तिथि आप देख लीजिए, लागू कब हुआ है, लागू होने की तिथि आप देख लीजिए। डेट ऑफ रेटिफिकेशन, डेट ऑफ रेटिफिकेशन आप देख लीजिए लागू कब हुआ है, तो हमें पता लगेगा सर लागू होने की तिथि है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 इसकी लागू होने की तिथि है, और इसी दिन को मनाया जाता है आज की डेट में पंचायती राज दिवस के तौर पर। इसी दिवस को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हो जाएगा स्मृति? इसी को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज दिवस के तौर पर हम इसको जानते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं देन इसके बाद। हाँ यार, फर्क हो रहा है, उस चीज का फर्क पड़ रहा है सतवंत भाई। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 के बाद हेडिंग डाल लीजिए। पुट द हेडिंग। इसके बाद इससे संविधान पर प्रभाव क्या पड़ा? संविधान पर प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ा? इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रभाव क्या पड़ा है। तो आप बताएंगे सर इंपैक्ट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? बहुत जोर का इंपैक्ट पड़ा है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पर, बहुत जोर का इंपैक्ट पड़ा है। क्या सर? भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में, भाग 9 में आर्टिकल 243 पहले से था, 243 पहले से था, लेकिन आर्टिकल 243 में जो एड ऑन हुआ है, आर्टिकल 243 में जो एड ऑन हुआ है, ए से लेके ओ आर्टिकल आपके ऐड हो गए 243 में न्यू। पहले खाली आर्टिकल 243 था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया? आर्टिकल 243 ए टू ओ इसमें शामिल हो गया है, इसलिए क्या होता है कि इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात आपको यहां देखने को मिली, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देखने को मिली है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें पता लगता है कि यहां पर आपको देखने को मिलता है 74th संशोधन 1992। अच्छा, कई बार बच्चों का मानना होता है कि सर आपने यहां अनुसूचियां क्यों नहीं लिखी? वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। 11वीं अनुसूची जुड़ी है, 11वीं अनुसूची जुड़ी, सूची जुड़ी। अब जब 11वीं अनुसूची जुड़ी तो भाई इसके साथ कुछ टॉपिक्स भी जुड़ेंगे, तो 29 टॉपिक्स जुड़े।
29 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है। जो नगर पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा मिला। अब नगर पंचायत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो नगर पंचायत को बोलते हैं क्या? तो नगर पंचायत को बेसिकली एक शब्द दिया जाएगा, क्या बोलेंगे नगर पंचायत को? म्युनिसिपैलिटी। इसके थ्रू क्या होता है, संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। कौन सा भाग? 9A जोड़ा गया। आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT तक नगर पंचायत आपको देखने को मिल रही है ना। तो आप याद रखना इसमें कि आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया है। आर्टिकल, सर जी आर्टिकल की तो ये सुन लो कि 243 नहीं ZS वाला नहीं है, पी से लेके ZG वाला है, पी से लेके ZG इसमें एड ऑन हुआ है। ये इसके अंदर नया एड ऑन है, पी से लेके ZG। मतलब ओ तक तो पहले हो गया था, बाद में पी से लेके ZG तक करना पड़ा। आर्टिकल का और स्लॉग नहीं था, और बढ़ा नहीं सकते थे आर्टिकल। इसके अलावा आप इसी में समझ लेंगे सर इसके अंदर अनुसूची भी ऐड होती है। इसमें एक शेड्यूल यानी अनुसूची भी ऐड करनी पड़ी, अनुसूची यानी शेड्यूल भी ऐड करनी पड़ी। एक अनुसूची अर्थात एक शेड्यूल भी ऐड हुई है, एक अनुसूची अर्थात एक शेड्यूल भी ऐड हुई है। और वो शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, वो शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है कि इसके अंदर शेड्यूल 12 ऐड हुई, शेड्यूल 12 ऐड हुई जिसमें विषय थे 18, विषय थे जिसमें 18। ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नोट करिए। नोट कर लिया भाई जी आपने? सर 16 जुलाई से एग्जाम है बिहार का। कांस्टेबल के इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पर टिक लगवा दीजिए। कंचन मैं क्लास ले लूंगा यूट्यूब पे। आगे बढ़िए। नोट हो गया? अब हेडिंग डाल लीजिए संविधान का भाग 9, जिसके अंदर ये सब देखने को मिलते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लागू कब हुआ? 1993 में ही लागू हुआ है। इंपोज्ड है 1993। इंपोज्ड अर्थात लागू हो रहा है। कब लागू? इंपोज्ड या लागू कब हुआ है? 1993 में। 1993 में लागू हुआ। टू गुड, थैंक यू शिखा। सर 74वां संविधान संशोधन पहले आपने 1993 में लिखवा रखा है। जी हाँ, पहले मैं 93 में लिखवाता था, लेकिन अभी सीजीएल में क्वेश्चन आया और उसने 92 कह दिया, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। हिमांशी टाइम लग जाएगा पर आ जाएगी किताब। आगे बढ़िए। प्रमुख आर्टिकल, अनुच्छेद जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए। तो क्या कल 1 जून है? नहीं, कल 24 तारीख है। भाई पी के थुंगन समिति बता तो दी।
कहाँ सो रहे थे तुम जब पी के थोंगा समिति बनाई थी 1988 में? पीछे बना तो दी भाई। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आप देखेंगे, भाग 9 की हम बात करेंगे, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आपको देखने को मिल जाता है, विलेज पंचायत, पंचायत आपको देखने को मिलता है, विलेज पंचायत। इससे रिलेटेड सारे मामले देखेंगे। जैसे मैंने बताया इसके अंदर आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल कितने आपको देखने को मिलते हैं, 243A to ए से लेके ओ तक आपको देखने को मिलते हैं, 243A से लेके ओ तक आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। अब उनकी ही बात कर लेते हैं, 243A से लेके ओ तक। आपको पता लगेगा यहीं से कि भाई जी इसके अंतर्गत ना बहुत स्पेसिफिक सी चीजें हैं, इसके अंतर्गत बहुत स्पेसिफिक सी चीजें हैं। जैसे 243A क्या कहता है, राज्यों में एक त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, राज्यों में पंचायती राज होना चाहिए, राज्यों में पंचायती राज्यों का, राज्यों में पंचायती राज्यों का, पंचायती राज व्यवस्था का राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का एक तरीके से कहा जाए तो क्या, व्यवस्था का विस्तार की होना चाहिए। राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार, लिख लीजिए उसको, एक्सपेंशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन स्टेट्स, एक्सपेंशन ऑफ पंचायती राज एक्सपेंशन ऑफ पंचायती राज इन स्टेट्स, स्टेट्स में पंचायती राज का किस प्रकार का विस्तार है उसके बारे में बताइए, याद रखिए। आगे बढ़िए और देखते हैं कि भाई जी इसमें ने जिस प्रकार से मैंने बताया पंचायती राज का विस्तार होना चाहिए, ये वही बताया गया कि भाई जी पंचायती राज होना चाहिए ऐसे वैसे वैसे, बहुत बहुत नॉर्मल है। 243B में बताया गया कि इसका निर्माण, पंचायती राज का निर्माण विधान मंडल पर निर्भर है। पंचायत का निर्माण, पंचायत निर्माण की शक्ति, पंचायत निर्माण की शक्ति, जो पंचायत का पूरा निर्माण हुआ है उस पूरे निर्माण की शक्ति, पंचायत निर्माण की शक्ति किसमें है भाई, पंचायत निर्माण की शक्ति। आपको पता लगता है कि जो पंचायत के निर्माण की शक्ति है, पंचायत निर्माण की शक्ति है, वो किसमें हमें देखने को मिलती है सर, जब पावर ऑफ डेवलपिंग अ पंचायत, पावर ऑफ डेवलपिंग ए पंचायत इज एट विधानमंडल, विधानमंडल। तो मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट इज एट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हैज पावर टू क्रिएट पंचायत। लेजिस्लेचर हैज पावर टू क्रिएट पंचायत। 243B के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 243B के बाद हम आगे बढ़ेंगे, 243A-B-C। ये संरचना की बात करता है, कंपोजिशन की बात करता है कि जो भी पंचायत है उसकी संरचना कैसी है, उसकी अपन इधर देखेंगे कि क्या बात होगी, राइट। चलिए मीट नोट करिए, पंचायत की संरचना की बात की जाएगी, संरचना यानी स्ट्रक्चर। तो नाउ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। तो साधारण तौर पर जो पंचायत की संरचना है वो त्रिस्तरीय है। साधारण तौर पर पंचायत की संरचना त्रिस्तरीय है। वो त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना देख लीजिए कैसे काम करती है। सर वह त्रिस्तरीय ढांचे की हम बात कर लेते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा किस प्रकार से बात करता है, नाउ वी टॉक अबाउट दैट। देखो भाई जी, अगर हम बात करें
सबसे पहले वही है कि सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, जिला देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, फिर आपको विलेज देखने को मिल जाएगा। यानी कि बात है जिला, मंडल और ग्राम, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जिला, मंडल और ग्राम देखने को मिल जाएंगे। प्रवीण फौजदार का कहना है ये इनकी पहली क्लास है। भैया शुरुआत से देखनी पड़ेंगी, और कोई जादू नहीं है। नहीं जादू ऐसा नहीं है भाई। आप वो डेट गलत लिखी हुई है सर। 243 बी में आपने संरचना लिखवाया, आपने वो 243 बी में संरचना नहीं, विस्तार वो निर्माण लिखवाया बाबू। निर्माण और संरचना थोड़ा अलग अलग है। स्ट्रक्चर है और निर्माण मतलब क्रिएशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हो सकता है कि वो संरचना लिख गया हो बट वहां पर निर्माण लिखा हुआ है। निर्माण का मतलब भी एक तरीके से संरचना होता है। भैया जिला, ब्लॉक और ग्राम होगा ना। दीपा मैं इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, वो फ्री में। मुझे बस थोड़ा सा एक बार टाइम स्लॉट लग जाए। मेरा टाइम स्लॉट है नहीं अभी मेरे पास। जिस दिन टाइम स्लॉट लग गया पूरा इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे फ्री कर दूंगा, और टाइम स्लॉट नहीं लग रहा मेरा। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे फ्री कर चुका हूँ। स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब पे फ्री कर दिया, और भी लेक्चर्स उसमें डालेंगे तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा उसको। उसके लिए मैं पैसे नहीं लूंगा। 243 सी के बाद हम बात करते हैं 243 डी की, 43 डी की बात करते हैं। ये बात करता है रिजर्वेशन के बारे में, यानी पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। पंचायतों में आरक्षण, आरक्षण देखने को मिलता है। रिजर्वेशन, आरक्षण यानी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अब रिजर्वेशन कैसे यार, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, राइट। एससी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है। तो इसमें बहुत सिंपल है कि एससी के लिए सेपरेट है, एससी के लिए है, एसटी के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। इनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए इतना, इनके लिए इतना, ऐसा नहीं है। दरअसल ही देखने को मिलता है एससीओ की लगभग 18% सीट होती है और लगभग एसटीओ की लगभग 8% सीट होती है। फिक्स नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन महिलाओं की फीस जो सीट है वो इसमें फिक्स है। महिलाओं की सीट इसमें फिक्स है। महिला सीट इसमें फिक्स होगी। महिला को रिजर्वेशन है इसमें, 1/3 का रिजर्वेशन है, अर्थात 33% का रिजर्वेशन महिलाओं का है। कि अगर प्रधान बनेंगे 10 तो उसमें से 3 महिलाएं जरूर बनेंगी। क्या क्या कह रहे गुरुजी, इतने दयावान क्यों बन रहे हो? फिर बच्चे क्या कहेंगे गुरुजी? फिर कौन से वाले बच्चे हैं मुंह? नहीं, 243 टी में है ना सर बच्चे। 243 टी जो है वो पंचायत का नहीं है, नगर पालिका, वो म्युनिसिपलिटी है ना कि नगर पालिका। अबे 1/3 महिलाएं लल्ला, 1/3 महिलाएं, 33%। पप्पू मैं याद रखूंगा भाई। 243 डी के बाद 243 ई की हम बात करते हैं। 243 ई की बात करते हैं। 243 ई, 243 ई की हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। इसमें बताया गया है क्या कि भाई पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होता है, कार्यकाल जो कि होता है 5 ईयर्स। टेन्योर, टेन्योर कितना होता है भाई जी? टेन्योर होता है 5 ईयर्स, ठीक है। ओके चलिए, बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही याद रखें, ठीक है। हाँ 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 ओके। तो अभी मेरी क्लास यूट्यूब पे लाइव होने जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराने वाला हूँ। ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए है, लेकिन वो आरआरबी के लिए स्पेसिफिक है, बट हर एक एग्जाम वाला पढ़ सकता है। 1 घंटे में इधर से उधर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सरपंच साहब, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए अब कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चाहिए।